हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आओ बच्चों, डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज के साथ में जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आगे बढ़ाएं। और आज की इस ऑनलाइन क्लास में पहला ही क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। नवजात शिशु में श्वसन दर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ में ये लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पुट किया गया है, तो एनसीईआरटी 11th क्लास से ये पुट किया हुआ क्वेश्चन है। नवजात शिशु में श्वसन दर होती है वयस्क के बराबर होती है, वयस्क से कम होती है, वयस्क से अधिक होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है, क्या आंसर करने वाले हो, बिल्कुल आंसर देने का प्रयास कीजिए। नवजात शिशु में रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो क्या होती है, तो बिल्कुल इसका 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी नवजात शिशु में श्वसन की दर वयस्क से क्या होती है, अधिक होती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अतिबलात उत्सवसन के बाद फेफड़ों, देखो क्या लिखा है, फेफड़ों में शेष रहने वाली वायु को क्या कहते हैं। देखो ये बलपूर्वक है। अतिबलात का मतलब क्या हो गया, बलपूर्वक, और उत्सवसन का मतलब निःश्वसन के बाद फेफड़ों में कुछ वायु की मात्रा रह जाती है, उसे किसके नाम से जानते हैं, अंतःश्वसनी वायु के नाम से जानते हैं, जवारीय वायु के नाम से जानते हैं, डेड स्पेस वायु के नाम से जानते हैं, या फिर अवशिष्ट वायु के नाम से जानते हैं। फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। बताओ इस 2 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या करने वाले हैं। बिल्कुल 5 से 10 सेकंड का समय आपको सोचने और आंसर देने का रहेगा। यह भी 11th क्लास एनसीईआरटी से किया हुआ पुट किया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल 2 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। जी हाँ, पहुंच गए होंगे। यानी इसके अंदर 4 नंबर अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसको अवशिष्ट वायु के नाम से जानते हैं। अवशिष्ट आयतन भी कहते हैं, अवशिष्ट वायु के नाम से भी जिसको जाना जाता है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन का वहन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर खुद को देना है, बताना कि एक हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है कितने ऑक्सीजन का वहन करता है। 2 का, 4 का, 6 का, 8 का। 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बताओ क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन का वहन करता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जी हाँ, यहाँ पर करेक्ट आंसर अपना 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी कितने हीमोग्लोबिन के अणुओं का, एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन के अणुओं का, 4 ऑक्सीजन के अणुओं का वहन करता है। चलो आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव फेफड़ों में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या होती है लगभग, ये बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव के फेफड़े में कितनी एल्वियोली पाई जाती हैं। 7 से 10 मिलियन होती हैं, 70 से 100 मिलियन होती हैं, 300 से 400 मिलियन होती हैं, 800 से 1000 मिलियन होती हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी का ही 11th क्लास का क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या करने वाले हैं। मनुष्य के फेफड़ों में कितनी वायु कोशिकाएं पाई जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट होगा। यानी 300 से 400 मिलियन वायु कोशिका के अंदर फेफड़ों के अंदर वायु कोशिका पाई जाती है। अब इसी कड़ी में देखो हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बिना निषेचन फल का विकास होना क्या कहलाता है। 12th क्लास वाले बच्चे बड़े ही गौर से देखेंगे, इसको समझेंगे। बिना निषेचन फल का विकास होता है उसको क्या कहते हैं। अनिषेक जनन कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं, असंग जनन कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। 11th क्लास में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है तो वो भी आंसर देने का प्रयास करेंगे, लेकिन मोस्टली फोकस करेंगे 12th क्लास के बच्चे। तो इसको क्या कहा जाता है, अनिषेक फलन कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। काली मिर्च में बीजांडकाय का कुछ बचा हुआ भाग एक पतली झिल्ली के रूप में रह जाता है, जिसे कहते हैं। देखो किसकी बात कर रहा है अगला, काली मिर्च की बात कर रहा है। और बीजांडकाय का कुछ भाग बचा हुआ रह जाता है किसके रूप में, एक थीन मेम्ब्रेन के रूप में, एक पतली झिल्ली के रूप में रह जाता है, जिसको किसके नाम से जानते हैं, भ्रूणकोश के नाम से, प्री भ्रूणपोष के नाम से, भ्रूणपोष के नाम से, या निलंबक के नाम से। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। बताओ करेक्ट आंसर इसमें क्या करने वाले हैं। जी बिल्कुल, इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, जिसको किसके नाम से जानते हैं, प्री भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। इसी कड़ी में आपको 7 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। मानव के फेफड़े विभाजित होते हैं। देखो किसकी बात कर रहा है, किस प्रकार से विभाजित होते हैं। 11th एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। 3 दाएं व 2 बाएं पिंड में, 2 दाएं 3 बाएं पिंड में, 2 दाएं 2 बाएं पिंड में, या इनमें से कोई नहीं। बताओ मनुष्य का फेफड़ा किस प्रकार से विभाजित होता है, और पिंडों की बात कर रहा है अगला। 7 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा, तो बिल्कुल इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी मनुष्य का जो दायां फेफड़ा होता है वो 3 पिंडों में बंटा होता है, और बायां फेफड़ा 2 पिंडों में बंटा होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट। इसी कड़ी में 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश क्या होता है ये बात पूछ रहा है अगला। तो देखो ये क्वेश्चन पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि 12th क्लास एनसीईआरटी क्वेश्चन है। गुरु बीजाणु धानी होता है, या फिर गुरु बीजाणु होती है,
या फिर मादा युग्मकोद्भिद होता है या फिर मादा युग्मक होता है? बताओ 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या करने वाले हैं? ब्रोनकोस क्या होता है? तो बिल्कुल इसका 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है ना, फीमेल गेमेटोफाइट, उसको एम्ब्रियो सेक के नाम से जानते हैं। 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं परिपक्व पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में पाए जाते हैं। बिल्कुल परिपक्व पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में पाए जाते हैं। 7 कोशिकाएं होती हैं, 8 केंद्रक होते हैं। 7 केंद्रक 8 कोशिकाएं होती हैं, 8 कोशिकाएं 8 केंद्रक, 7 कोशिकाएं 7 केंद्रक होते हैं। ये भी एनसीईआरटी 12th क्लास का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। बड़े फोकस करना है इस क्वेश्चन पर, पहले गौर से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ करके आंसर देना है। पॉलीगोनम प्रकार का, स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने पॉलीगोनम नामक पादप में इस प्रकार के भ्रूणकोश का अध्ययन किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश। बच्चों याद रखना है, इसके अंदर 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में ट्रेकियल छल्लों की संख्या कितनी होती है? 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 16 से 20 होते हैं, 24 से 28, या 20 से 24 होते हैं, या 28 से 32 होते हैं? बताओ मनुष्य में ट्रेकियल छल्लों की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या आंसर करने वाले हैं इसके अंदर? देखो ट्रेकियल का मतलब श्वास नली के अंदर जो छल्ले पाए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। सी आकार के 16 से 20 उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं, जिनकी शेप कैसी होती है? सी आकार की होती है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी 16 से 20 उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं। इनका काम होता है बच्चों, जब श्वास नली में वायु नहीं होती है उस समय श्वास नली को पिचकने से रोकने का काम है करते हैं। तो बिल्कुल समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ मैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में उपस्थित ऑक्सीजन का मान कितना होता है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। 1.34 ml, 20 ml, 13.4 ml, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये भी 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछा जाता है। बिल्कुल नोट्स में लिखना है इनको। तो याद रखना बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा। 1.34 ml होता है। कितना होता है? 1.34 ml। बढ़ते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि एक पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 12 गुणसूत्र हैं तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी बात कर रहा है अगला? भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? देखो लघु बीजाणु मात्र कोशिका की बात कर रहे हैं, वो कैसी होती है? 2n सेल होती है। तो देखो उसमें हम गुणसूत्र की संख्या बता रहे हैं 12। जब n का मान करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 6 हो जाएगा। अब किसकी बात कर रहा है? ये भ्रूणपोष की। और हम जानते हैं कि भ्रूणपोष जो होता है वो 3n होता है, त्रिगुणित होता है। तो देखो हम 3n बराबर किस प्रकार से करेंगे? तो 3 × 6 = 18। तो यहाँ पर 18 गुणसूत्र उसके अंदर हो जाएंगे। कर लोगे इस प्रकार से, तो 2 नंबर ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर करेक्ट हो जाएगा। हर प्रकार से समझा दिया गया है कि कैसे इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या को काउंट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम हीमोग्लोबिन के बारे में। देखो हीमोग्लोबिन HB की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन एक विटामिन है, त्वचीय वर्णक है, रक्तवाहक है, श्वसन वर्णक है। 11th एनसीईआरटी। बताओ इस 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या बैठने वाला है? बिल्कुल आंसर देना है, यथासंभव प्रयास करना है इसके अंदर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है आपको। इसमें आप विटामिन करेंगे, त्वचीय वर्णक करेंगे, रक्तवाहक करेंगे, श्वसन वर्णक करेंगे। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, समझना भी है इसको। 4 नंबर ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, यानी एक प्रकार का ये क्या है? श्वसन वर्णक माना जाता है, और ये O2 और CO2 का परिवहन करने का काम करता है। साथ साथ में रुधिर को लाल रंग प्रदान करने का काम भी किसका होता है? हीमोग्लोबिन का ही होता है। अब देखो इसी कड़ी को आगे बढ़ाएं तो पुष्पीय पौधों के किस भाग में फिलीफोम उपकरण पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा फिलीफोम, तंतुमय उपकरण की बात कर रहे हैं हम, समूचे की बात कर रहे हैं। नरिगुमक में पाया जाता है, प्रतिरोधी कोशिका के अंदर पाया जाता है, अंड कोशिका के अंदर पाया जाता है, या फिर सहायक कोशिका के अंदर पाया जाता है? बताओ 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप क्या करेक्ट ऑप्शन करने वाले हैं? पुष्पीय पादपों के किस भाग में फिलीफोम उपकरण पाया जाता है? देखो इस प्रकार से एक भ्रूणकोश की संरचना होती है। 3 कोशिकाएं ऊपर पाई जाती हैं, 2 कोशिकाएं मध्य में पाई जाती हैं। यहाँ पर बीच में एक अंड कोशिका और दोनों तरफ से उसके अंदर सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और सहायक कोशिका के अंदर पाया जाता है क्या? फिलीफोम उपकरण। बिल्कुल, तो यहाँ पर अपना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। बिल्कुल इसको डायग्राम के माध्यम से समझना है आपको। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिचकी किसकी क्रिया के कारण से आती है? बिल्कुल हिचकी देखा होगा आपने आना, ये 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन पुट किया हुआ है।
अंतराप्रसुप पेशी के कारण से आती है, वायु मार्ग में भोजन चला जाए तब आती है, डायफ्राम के कारण से आती है, वातावरण में असामान्य ऑक्सीजन के कारण से आती है। बताओ 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हिचकी किसकी क्रिया के कारण से होती है? अंतराप्रसुप पेशियाँ, वायु मार्ग में भोजन, डायाफ्राम या वातावरण में असामान्य ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी वायु मार्ग में जब भोजन चला जाए तब हिचकी आने की जो क्रिया होती है वो उत्पन्न हो जाती है। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यदि आप वास्तव में लगनता के साथ में इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे तो प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। बहुत शानदार तरीके का कंटेंट जो है वो जो एग्जाम की दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुट किया जा रहा है। बहुत शानदार प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर रखा जा रहा है आपके सामने। और मस्तिष्क में देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मस्तिष्क का श्वसन के अंदर किससे उत्तेजित होता है? सीरिय रक्त में जब CO2 घटक हो जाए, धमनी रक्त में CO2 घटक उत्पन्न हो जाए, सीरिय रक्त के अंदर ऑक्सीजन घटक हो और धमनी रक्त के अंदर ऑक्सीजन घटक हो। ये भी 11th NCERT का क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मस्तिष्क का श्वसन केंद्र कब उत्तेजित होगा? बिल्कुल क्या करेक्ट आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर? तो बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, जब धमनी रक्त के अंदर CO2 चला जाए। देखो सीरी रक्त मत कर देना, सीरी रक्त में तो वैसे भी CO2 होता है, क्योंकि सीरी रक्त का मतलब क्या होता है? सीरा में कैसा रुधिर होता है? अशुद्ध रुधिर। और अशुद्ध रुधिर हम किसको मानते हैं? जिसमें CO2 पाई जाती है। लेकिन जब धमनी वाले रक्त के अंदर CO2 घटक उपस्थित हो जाए तब मस्तिष्क का श्वसन केंद्र क्या हो जाता है? मोटिव हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर। बात कर लो 17 नंबर क्वेश्चन की। निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद में अंडाशय किस में बदल जाता है? भ्रूण में बदलेगा, भ्रूणपोष में बदलेगा, भ्रूणकोष में बदलेगा या फिर फल में बदलेगा? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। 12th NCERT क्वेश्चन है ये। निषेचन के बाद में अंडाशय किस में बदलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, यानी अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। अब आपको ये बताना कि निषेचन के बाद में बीजांड किस में बदलता है, ये आपको कमेंट में बताना है। अब बात करते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की। कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक होती है। बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक होती है मनुष्य के लिए। क्यों होती है ये कारण पूछा गया। यह हीमोग्लोबिन के साथ में स्थायी यौगिक बनाती है, 1 नंबर बात। यह माइटोसिस को अवरुद्ध करती है, यह उत्परिवर्तनकारी होती है, यह पर्ण पतन करती है। पर्ण पतन तो शरीर में पत्तियां तो पाई नहीं जाती। 4 नंबर ऑप्शन को डिलीट कर दो। बच्चे आपके पास में 3 नंबर ऑप्शन 11th NCERT क्वेश्चन है। बताओ इसमें से क्या सटीक बैठेगा? यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक होती है, इसका कारण क्या है? 1 नंबर ऑप्शन होगा, 2 नंबर ऑप्शन होगा, 3 नंबर ऑप्शन होगा। क्या करने वाले हैं यहाँ पर? तो बच्चों ध्यान देना, यानी इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन एकदम सही बैठेगा। यानी ये हीमोग्लोबिन के साथ में क्या बना लेती है? स्टेबल कंपाउंड बना लेती है, स्थायी यौगिक बना लेती है, इसलिए इसको हानिकारक माना जाता है। बिल्कुल, तो 18 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसी कड़ी में देखो बात करते हैं कुपिका की वायु में CO2 का आंशिक दाब। वेरी इंपॉर्टेंट 11th NCERT क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार तरीके का एक्सप्लेनेशन किया गया है। यानी कुपिका की जो वायु है उसमें CO2 का आंशिक दाब 40 mmHg है, 42 है, 44 है, 46 mmHg है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या आंसर करने वाले हैं 19 नंबर क्वेश्चन का? CO2 का आंशिक दाब कर रहा है, वो भी वायु कुपिका में। तो बच्चों याद रखना 1 नंबर ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, 40 mmHg होगा। अब आपको कमेंट में ये बताना कि कुपिका की वायु के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होता है। CO2 का तो मैं बता रहा हूँ 40 mmHg होता है। यदि आपने पिछली क्लास बहुत ही शानदार तरीके से ली है, समझा है, पढ़ा है, तो आप बता सकते हैं कि कुपिका के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है। 19 नंबर क्वेश्चन का तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। फेफड़ों में अधिकतम गैसीय विनिमय का कारण क्या है? देखो फेफड़े जब गैसों का विनिमय करते हैं तो किस विधि के द्वारा करते हैं? सामान्य विसरण विधि के द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, सुसाध्य विसरण के द्वारा। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? देखो फेफड़े अधिकतम गैसीय विनिमय जो करते हैं ना सामान्य विसरण के द्वारा करते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कन्फ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है बच्चों। सामान्य विसरण का नाम देखते ही आप थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं, सामान्य थोड़ी ना हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ओर जाते हैं, इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट की ओर जाते हैं। फिर देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा मैंने 4 नंबर ऑप्शन में, सुसाध्य विसरण। तो ये सब थोड़ा अच्छा लगा, तो 4 नंबर ऑप्शन की ओर भागने का प्रयास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। फेफड़े अधिकतम गैसीय विनिमय कौन सी विधि के द्वारा करते हैं? तो आपको याद रखना नॉर्मल डिफ्यूजन के द्वारा करते हैं, सामान्य विसरण के द्वारा करते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन, प्रांकुर चोल किसकी विशेषता है? 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। द्विबीजपत्री भ्रूण की है, एक बीजपत्री भ्रूण की है, अनिषेक फल की है, भ्रूणपोष की है। दिख रहे हैं आपको 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। बताओ करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रांकुर चोल जो होता है ना, एक बीजपत्री भ्रूण की विशेषता होती है, यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल याद रह जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में अंतिम पोर्शन में ये दिया हुआ है, भ्रूण का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। 2 प्रकार के भ्रूण हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, द्विबीजपत्री भ्रूण और एक बीजपत्री भ्रूण। अब आपको ये बताना है कि एक बीजपत्री भ्रूण जो होते हैं वो किन्हें कहा जाता है, एक बीजपत्री भ्रूण किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। चलो चलते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क में श्वसन केंद्र किस में उपस्थित होता है? दीजिए आंसर। 11th एनसीईआरटी का ये भी, मेडुला ओब्लांगेटा, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस जिसको अधोश्चेतक कहते हैं, अधश्चेतक कहते हैं जिसको, ये अधश्चेतक है, हृदयावरण। ये 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है ये आपको बताना है बच्चा। मस्तिष्क में श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी, तो याद रख लेना। मेडुला ओब्लांगेटा को मस्तिष्क में श्वसन केंद्र माना जाता है। किसको मानते हैं? मेडुला ओब्लांगेटा को मानते हैं। और मेडुला ओब्लांगेटा किस प्रकार की क्रिया को नियंत्रित करता है, ये देखो हम बात करते हैं। देखो ये मेडुला ओब्लांगेटा पश्च मस्तिष्क का भाग है। कौन से मस्तिष्क का भाग है? पश्च मस्तिष्क का, जो अनैच्छिक क्रियाओं का, अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण व नियमन करता है। तो आपको याद रखना है मस्तिष्क में श्वसन केंद्र किस में उपस्थित होता है? तो मेडुला ओब्लांगेटा में। चलो 23 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। न्यूमोटैक्सिक केंद्र किस में उपस्थित होता है? बताइए। दोनों क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, 22 नंबर और 23 नंबर। न्यूमोटैक्सिक केंद्र किस में उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ओब्लांगेटा, पोन्स वेरोलाई। 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या करने वाले हैं? बिल्कुल देखो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई जो होता है ये भी पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। पोन्स वेरोलाई का काम देखो क्या होता है। एक तो मस्तिष्क के अधिकांश भागों को जोड़ने का काम पोन्स वेरोलाई करता है। बिल्कुल याद रह जाएगा, पोन्स वेरोलाई जो होता है ये मस्तिष्क के अधिकांश भागों को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा लार, श्रवण, च्यवण क्रिया, इनका नियंत्रण व नियमन भी किसके द्वारा किया जाता है? नेत्र गोलक की गति का नियंत्रण भी किसके द्वारा किया जाता है? पोन्स वेरोलाई के द्वारा किया जाता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। एंजियोस्पर्म का अंड उपकरण किस से मिलकर के बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। एक अंड कोशिका से, 2 सहायक कोशिका से। ऑप्शन नंबर 2 में अगला कह रहा है 1 अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं। 3 नंबर ऑप्शन के अंदर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और 4 नंबर ऑप्शन के अंदर द्वितीयक केंद्रक तथा अंड कोशिका है। बताओ 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म का अंड उपकरण, एग एपरेटस, अंड समुच्चय। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? अंड उपकरण या अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं। इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। पूर्णतः परिपक्व नरिगुमकोद्भिद प्राय कितनी कोशिकाओं का बना होता है? इंपॉर्टेंट है भाई, बताना है। यानी डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइट जो होता है उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं? 1 होती है, 3 होती हैं, 2 होती हैं, 4 होती हैं। बताओ परिपक्व नरिगुमकोद्भिद यानी मैच्योर मेल गेमेटोफाइट के अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों 60% से अधिक आवर्तबीजी पादपों में परागकण 2 कोशिकीय की अवस्था में झड़ते हैं, यानी इसके अंदर 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। शेष में कई बार क्या हो जाता है कि परागनलिका से पहले ही जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होने से 2 नरिगुमक का निर्माण हो जाता है, लेकिन मोस्टली एक कायिक कोशिका और एक जननिक कोशिका, 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी परिपक्व नरिगुमकोद्भिद के अंदर इस प्रकार की घटना होती है। तो इस सीरीज का आपको आज की क्लास के अंदर 25 MCQs देखने को मिले। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी प्रकार से जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल के साथ में लगातार बने रहिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर प्रकार के बच्चे को बेनिफिट मिल सके। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी प्रकार की धमाकेदार क्लास के साथ में यदि बने रहेंगे तो प्रिपरेशन की गारंटी मेरी रहेगी। लगातार बहुत ही शानदार तरीके का कंटेंट आपके सामने रखा जाएगा और आप में क्वेश्चन हल करने की जो प्रैक्टिस है वो करवा दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। डेली 7 बजे क्लास के साथ में बनना है, जुड़ना है।
और साथ साथ में क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो सकता है ये कमेंट में आपको बताना है। बिल्कुल 20 मिनट आप स्टेबल रह करके यदि स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन हल करना सिखा दिया जाएगा, ये इस चैनल की गारंटी रहेगी। लेकिन काम ये करना है, विश्वास के साथ में लगातार बनना है, जुड़ना है और जानना है कि किस प्रकार का कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बिल्कुल मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए रिवाइज कीजिए क्लास को, क्वेश्चन हल कीजिए, हल करना सीखिए, प्रयास कीजिए। धन्यवाद।